देखिए, इस प्लेलिस्ट में हम लोग साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10th जो कि आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में समझेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चूंकि ये जो चैप्टर है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसमें कुछ आपको रे डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, तो रे डायग्राम को जब हम बनाएंगे आपको हम कॉपी में लिख के समझाएंगे और जिस टॉपिक में हमको लगेगा कि आपको हैंड्स का मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, आपको डायरेक्शन वगैरह समझाना पड़ेगा, जैसे जो आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर है। ठीक है, तो जिस चैप्टर में हमको लगेगा कि हमको हैंड्स का मूवमेंट सबको समझाने में आसानी होगा उसमें हम आपको बोर्ड में लिख के समझाएंगे, और जिसमें हमको लगेगा कि नहीं आपको रे डायग्राम वगैरह दिखाना पड़ेगा, आपको कुछ लिख के समझाना पड़ेगा, तो उसमें हम आपको कॉपी में लिख के समझाएंगे ताकि आपको लिखने में और समझने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज को हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये लाइट होता क्या है। तो लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए मदद करता है। तो नीचे इसको लिखते हैं, नीचे लिखिए स्टार या हैश देकर लिखिए लाइट। क्या लिखेंगे? लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी व्हिच हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। लिखिए, लाइट इज ए kind of energy which helps us to see the world around us। लाइट जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे चारों तरफ की दुनिया को देखने में हमारी मदद करता है। लाइट इज ए काइंड ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कोई रे ऑफ लाइट कोई चमकदार सरफेस पर टकराती है और टकराने के बाद अगर जिस मीडियम से लाइट आ रही है अगर वापस उसी मीडियम में लाइट लौट के जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो 2 लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग लिखिएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब कोई रे ऑफ लाइट कोई चमकदार या स्मूथ सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद जिस मीडियम से लाइट आके टकराया अगर टकराने के बाद भी उसी मीडियम में लाइट लौट के चला गया तो उस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस देन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रे इनटू द सेम मीडियम is called reflection of light। लिखते हैं इसको, नीचे लिखिए when a ray of light incident मतलब टकराती है, incident on a highly highly polished polished highly polished और स्मूथ सरफेस, कोमा दीजिए, देन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रे इनटू द सेम मीडियम is called क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हुआ डेफिनेशन? व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, जब कोई रे ऑफ लाइट कोई बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस पे आकर टकराती है और टकराने के बाद अगर वो वापस उसी मीडियम में लौट के चला जाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस देन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग द लाइट रे इनटू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे इसका हम डायग्राम बना के दिखा सकते हैं, तो नीचे देखिए एक डायग्राम बना कर दिखाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये कोई हम लोग का
स्मूथ सरफेस है, ठीक है, पॉलिश्ड या स्मूथ सरफेस है। इसका नीचे में मान लीजिए कोई पेंट किया हुआ है ऐसा करके, और ऊपर का सरफेस जो है वो आपका स्मूथ सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। जैसे आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कोई प्लेन मिरर है, ऊपर का सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा और नीचे वाला सरफेस आपका कलरिंग किया हुआ है, वहाँ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा नीचे का सरफेस से, केवल रिफ्लेक्शन आपका ऊपर के सरफेस से होगा। मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट, लेट अस सपोज कोई रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे आ रही है, वो ऐसे आ रही है। जो रे ऑफ लाइट आकर किसी हाईली पॉलिश्ड सरफेस में टकराती है, उस रे ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? उस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है वो मिरर का जिस पॉइंट पर टकराती है उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो रे ऑफ लाइट टकराने के बाद अपने ही मीडियम में, उसी मीडियम में वापस लौट के चला जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रे ऑफ लाइट आई, ऐसा टकराई, और टकराने के बाद अगर वापस उसी मीडियम में लौट के चला जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। जो रे ऑफ लाइट मिरर से आकर टकराती है उस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं इंसिडेंट रे। आप यहां लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और ये जो पॉइंट है जिस पे इंसिडेंट रे टकरा रही है मिरर का सरफेस पे, इस पॉइंट को बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और टकराने के बाद अपने मीडियम में जो रे ऑफ लाइट लौट के चला जाती है, इस रे ऑफ लाइट को बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद देखिए, जब जब आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा तो वहां पर कुछ रूल्स फॉलो होगा, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लाइन छोड़ के नीचे हेडिंग लिखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, इसके बाद हम लोग समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 लाइन छोड़ के हेडिंग लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जहां जहां रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन ऑकर करेगा वहां पर कौन कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, उसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली 2 लॉ है। इसको अच्छा से समझने के लिए हम लोग रे डायग्राम को फिर से यहाँ प्लॉट करते हैं। रे डायग्राम क्या था हम लोग का? एक सबसे पहले हम लोग शाइनिंग या स्मूथ सरफेस बनाते हैं, एक चमकदार सरफेस बनाते हैं जो कि प्लेन मिरर भी हो सकता है। मान लीजिए ये कोई आपका हाईली रिफ्लेक्टिंग या पॉलिश्ड सरफेस, इसके पीछे साइड कलर किया हुआ है ऐसे, और इसका ऊपर साइड से रिफ्लेक्शन का फिनोमेनन होगा। ये पीछे साइड में कलर किया हुआ है ऐसा करके, और इसका जो ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, उससे आपका रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर हम एक इंसिडेंट रे को पहले दिखाते हैं। लेट अस सपोज दिस इज ए इंसिडेंट रे। लेट अस सपोज दिस इज ए इंसिडेंट रे, ठीक है। ये मान लीजिए कोई आपके पास इंसिडेंट रे है जो कि इस पॉइंट पे आके मिरर में टकरा रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस में टकरा रही है। तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और फर्स्ट लॉ को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं। हम लोग एक नॉर्मल डालते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं यहाँ पर। कहाँ पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में। देखिए बनाइए, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में एक नॉर्मल बनाइए, 90 डिग्री बनाइए, रोटेट करके बना सकते हैं आप। देखिए, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि ये जो आपका इंसिडेंट रे है और ये जो आपका नॉर्मल है, उसके बीच का जो एंगल होगा, इस एंगल का नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका सिंबल होता है स्मॉल आई। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब जो यहाँ हम रिफ्लेक्टेड रे खींचेंगे, जैसे मान लीजिए ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि जितना बड़ा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक उतना ही बड़ा आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री बना रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा कितना होगा? 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट लॉ। तो यहां से जितना बड़ा इस एंगल को रखे हैं उतना ही बड़ा यहां से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी दिखा दीजिए।
तो मान लीजिए ये हम लोग का कोई रिफ्लेक्टेड रे है, ऐसे ये रे आया ऐसे ऐसे टकरा के ऐसे मुड़ गया, और ये जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा ये वाला भी एंगल है। दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जहां पर भी रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन होगा वहां पर हमेशा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ना, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये हो गया आपका नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। दिस इज नॉर्मल, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, उसके बीच का जो ये वाला एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका आप नाम भी दे सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ नाम देते हैं, मान लीजिए इंसिडेंट रे का नाम देते हैं हम P, और ये पॉइंट मान लीजिए हम लोग का Q है, और रिफ्लेक्टेड रे का नाम है मान लीजिए QR। PQ इज द इंसिडेंट रे, QR इज द रिफ्लेक्टेड रे, और पॉइंट Q को क्या बोलेंगे, पॉइंट Q इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम इस पॉइंट का देते हैं A और इस पॉइंट का देते हैं B। AB इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि AB इज द हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस, जो कि वास्तव में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जहां से रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन हो रहा है। और नॉर्मल का भी आप नाम दे सकते हैं। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज N1 एंड दिस पॉइंट इज N2। N1 N2 क्या है, N1 N2 आपका नॉर्मल है। तो यहाँ पर आप नीचे लिख सकते हैं, क्या लिखिएगा, हियर, नीचे लिखिए, एक लाइन छोड़कर डायग्राम बन गया होगा। PQ आपका इंसिडेंट रे है, QR आपका रिफ्लेक्टेड रे है, एंगल I आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। एंगल R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। N1 N2 क्या है, नॉर्मल, कहाँ खींचना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q पे। AB क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस या हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर सब चीज को यहाँ लिखते हैं साइड में, नीचे में, नीचे लिखिए हियर, पहले लिखिए AB। AB क्या है जी, AB है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो लिखिए AB बराबर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक लाइन छोड़ के लिखिए N1 N2। N1 N2 क्या है डायग्राम में, देखिए N1 N2 आपका नॉर्मल है, तो लिखिए N1 N2 बराबर नॉर्मल, कहाँ खींचे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q के ऊपर खींचे हैं। नॉर्मल यहाँ 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 इस सब जगह पे नहीं बनेगा, नॉर्मल कहाँ बनेगा, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस Q पे बनेगा। जो आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको नॉर्मल डालना है। तो नीचे लिखिए N1 N2 बराबर नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक, एक लाइन छोड़ के लिखिए PQ। देखिए डायग्राम में PQ क्या है, तो PQ इज द इंसिडेंट रे, तो यहां लिखिए PQ बराबर इंसिडेंट रे। एक लाइन छोड़ के लिखिए QR। देखिए डायग्राम में QR क्या है, QR इज द रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां लिखिए रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इस एंगल को लिखिए एंगल I, एंगल I मतलब एंगल PQN1, और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो डायरेक्ट लिख दीजिए एंगल I बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ लिखिए एंगल I बराबर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एक लाइन छोड़ के लास्ट लिखिए एंगल R बराबर क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग हमेशा याद रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और नॉर्मल कहाँ डालना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डालना है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो ये वाला एंगल है उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको क्या बोले कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही होगा। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस आर फॉलोज। तो नीचे लिखिए यहां पर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोज, डैश दीजिए और अंडरलाइन कीजिए, डैश दीजिए और अंडरलाइन कीजिए। The two laws of reflection are follows। नीचे लिखिए नंबर 1, नंबर 1 में क्या लिखिएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, लिखिए द
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। नीचे लिखेंगे फुल स्टॉप, देखिए एक लाइन छोड़ के नीचे लिखिए दैट इज कॉमा दीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स एंगल आर, देयरफॉर एंगल आई इज इक्वल टू एंगल R. This is first law of reflection. The angle of incidence is always equal to the angle of reflection, that is angle I बराबर एंगल R. अब देखिए सेकंड लॉ को ध्यान से समझिए। देखिए सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ ये बोलता है कि इंसिडेंट रे जो है और नॉर्मल जो है, नॉर्मल कहाँ डालना है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिला के अगर हम लोग एक प्लेन सरफेस एज्यूम करेंगे तो उसी प्लेन सरफेस में आपका रिफ्लेक्टेड रे लाई करेगा। क्या बोले, इंसिडेंट रे और नॉर्मल को मिला के अगर हम एक प्लेन सरफेस एज्यूम करेंगे उसी प्लेन सरफेस में ही आपका रिफ्लेक्टेड रे लाई करेगा। रिफ्लेक्टेड रे ना तो प्लेन सरफेस से बाहर निकलेगा और ना ही प्लेन सरफेस के अंदर चला जाएगा। कहाँ लाई करेगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल जिस प्लेन पे लाई कर रहा है उसी प्लेन सरफेस पे ही रिफ्लेक्टेड रे लाई करेगा। तो देखिए इसको लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, द इंसिडेंट रे the normal to the mirror at the point of incidence and the reflected ray and the रिफ्लेक्टेड रे, कॉमा देके लिखिए, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर, कहाँ पर नॉर्मल डालना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो आपका इंसिडेंट रे है और जो आपका नॉर्मल है दोनों को मिला के जो मेरा प्लेन सरफेस बनेगा, जो हम प्लेन एज्यूम करेंगे उसी प्लेन के ऊपर आपका रिफ्लेक्टेड रे भी लाई करेगा। मतलब तीनों एक ही प्लेन पे होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हुआ कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स एंगल आई बराबर एंगल आर। और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेगा। तो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसको आप ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए हम लोग समझते हैं कि अगर हम लोग कोई प्लेन मिरर के सामने, किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसका इमेज तो बनेगा, तो उसका जो इमेज बनेगा उस इमेज का क्या क्या विशेषता होगी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। अगर हम लोग प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके जो इमेज बनेगा, उसका जो इमेज बनेगा उस इमेज का क्या क्या विशेषता होगा। तो नीचे लिखिए एक लाइन छोड़ के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। नीचे लिखिए, क्या लिखिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। मतलब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा उस इमेज का क्या क्या विशेषता होगा, उस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब विशेषता होता है। देखिए जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज कैसा होता है, सीधा होगा। आप लोग देखे भी होंगे आईना में, मिरर में, ठीक है। प्लेन मिरर के द्वारा जो बनने वाला इमेज होगा वो आपका सीधा इमेज होगा, सीधा बनेगा। और सीधा बनने के साथ साथ वो मिरर के अंदर बनेगा। मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उस इमेज को बोलते हैं हम लोग वर्चुअल इमेज और सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। तो नंबर 1 पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब जो मिरर के अंदर बनता है और इरेक्ट का मतलब सीधा। क्योंकि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो हमेशा सीधा होता है और मिरर के अंदर बनता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या, द इमेज, यहाँ लिखिए, द इमेज
formed by a plane mirror is always virtual and erect। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो इमेज हमेशा वर्चुअल होगा और हमेशा सीधा बनेगा। वर्चुअल का मतलब जो मिरर के अंदर बनता है और सीधा का मतलब तो सीधा होता है। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए उस इमेज का जो प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा कि जितना बड़ा हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे प्लेन मिरर के सामने, मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन मिरर है, यहाँ पर हम कोई 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखे हैं तो आपको इमेज में भी 2 सेंटीमीटर ही हाइट उसका दिखेगा। मतलब साइज ऑफ द इमेज जो होगा वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। किस इमेज का? जो प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा। प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाला इमेज का जो साइज होगा वो उसके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इसको लिखिए पॉइंट नंबर 2 में, द साइज ऑफ द इमेज, the size of the image is equal to the size of the object। उस इमेज का साइज जो प्लेन मिरर से बनेगा उसका जो साइज होगा वो उसके ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। अगर कोई प्लेन मिरर है उसके सामने अगर आप 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखिएगा तो जो उसका इमेज बनेगा उस इमेज का भी साइज क्या होगा? 2 ही सेंटीमीटर होगा। वो लिखे हैं द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या है, जैसे अगर आपका मान लीजिए ये कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के सामने अगर हम 3 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को रखे हैं, कितना दूरी पर? 3 सेंटीमीटर के दूरी पर, तो इमेज जो बनेगा मिरर के अंदर वो 3 सेंटीमीटर के अंदर ही दिखेगा आपको। क्या बोले कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है, इससे अगर हम 3 सेंटीमीटर के दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट को खड़ा किए हैं तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो ऐसा हमको दिखेगा कि वो मिरर के अंदर भी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बन रहा है। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो आपका इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अब इसको ऐसा बोल सकते हैं कि जो उसका इमेज होगा वो उतना ही दूरी पर बनेगा मिरर के अंदर में जितना दूर पर हम ऑब्जेक्ट को खड़ा करेंगे मिरर से। तो इसको लिखिए पॉइंट नंबर 3 में, लिखिए द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार मतलब दूर होता है, एज फार बिहाइंड द मिरर as the object is in front of it। मतलब प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनेगा वो इमेज मिरर से उतना ही पीछे बनेगा, उतना ही दूर पर बनेगा जितना दूर पर आप ऑब्जेक्ट को रखिएगा। जैसे अभी आपको बताए हम कि अगर ये कोई प्लेन मिरर है तो अगर उससे आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर के दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर के पीछे वो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ही इमेज को बनाएगा। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे उतना ही दूरी पर इमेज बनेगा जितना दूरी पर आप उसको ऑब्जेक्ट को रखिएगा मिरर के सामने में। द इमेज फॉर्म्ड इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। इन फ्रंट का मतलब होता है सामने, ठीक है। तो मिरर से जितना सामने ऑब्जेक्ट को रखिएगा, जितना दूर पर ऑब्जेक्ट को रखिएगा, मिरर के पीछे भी उतना ही दूरी पर आपका इमेज भी बनेगा। कौन वाला इमेज? जो प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा। इसका चौथा पॉइंट लिखिए। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए ये आपका कोई प्लेन मिरर है, उसके सामने हम कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, तो जिस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे उसका जो इमेज बनेगा उस इमेज में एक कैरेक्टरिस्टिक ये भी होगा कि उस इमेज का जो ऑब्जेक्ट का आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो इमेज का राइट हैंड साइड जैसा दिखेगा, और जो ऑब्जेक्ट का आपका राइट हैंड साइड है वो इमेज में आपका लेफ्ट हैंड साइड जैसा दिखेगा। मतलब ऑब्जेक्ट का बायां वाला चीज इमेज में दाहिना जैसा दिखेगा और ऑब्जेक्ट का दाहिना वाला सारा चीज इमेज में बायां जैसा दिखेगा। उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब साइड तरफ से इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा। उसको लिखिए पहले, इसको फिर समझाते हैं। द इमेज formed by a plane mirror is laterally laterally इन्वर्टेड, मतलब साइड तरफ से उल्टा हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का जो बायां हाथ है, मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है प्लेन मिरर के सामने, तो उस आदमी का जो बायां हाथ है वो इमेज में उसका दाहिना हाथ जैसा दिखेगा,
और उस आदमी का जो दाहिना हाथ है वो इमेज में उसका बायां हाथ जैसा दिखेगा। आप लोग इसको टेस्ट भी कर सकते हैं मिरर के सामने खड़ा होके। अगर आप मिरर के सामने खड़े होइएगा तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो आपका इमेज में राइट हैंड जैसा दिखेगा, और आपका जो राइट हैंड है वो आपका इमेज में लेफ्ट हैंड जैसा दिखेगा। उसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब साइड तरफ से चेंज हो जाएगा। बायां वाला चीज दाहिने दिखेगा और दाहिने वाला चीज बाएं दिखेगा। उसी को बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हुआ उस इमेज का जो प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा। पहला क्या है कि जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज वर्चुअल होगा और सीधा होगा। वर्चुअल का मतलब जो मिरर के अंदर बनता है, और सीधा तो सीधा होता है। दूसरा पॉइंट क्या था कि ऑब्जेक्ट जितना साइज का लीजिएगा आप उतना ही साइज का आपका इमेज बनेगा जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा। तीसरा, ऑब्जेक्ट को जितना सामने, मतलब जितना डिस्टेंस पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखिएगा, जैसे अगर ये मिरर है उससे अगर आप 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज भी आपका मिरर के पीछे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो आपका इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। कहाँ से नापना है? मिरर से नापना है। मिरर के जितना दूर ऑब्जेक्ट को रखिएगा मिरर से उतना ही पीछे आपका इमेज बनेगा। और इसका चौथा पॉइंट कि जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो आपका लेटरली इन्वर्टेड होगा, मतलब साइड तरफ से चेंज हो जाएगा। सारा बायां वाला चीज दाहिने दिखेगा और सारा दाहिना वाला चीज आपका बायां दिखेगा। दीज आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। तो इसको आप लोग शांति से लिख लीजिए, और अगर इसमें कुछ भी डाउट होगा हमको बताइएगा। ठीक है।